पंजाब हरियाणा के महा ओपिनियन पोल में बीजेपी की बल्ले बल्ले। अब तक 242 सीटों पर ओपिनियन पोल में 174 सीटों पर बढ़त। इंडिया गठबंधन को सिर्फ 56 सीटें। बाकी सीटों का न्यूज 18 आज शाम 6 बजे बताएगा। बीजेपी ने 72 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की जारी। करनाल से मनोहर लाल खट्टर को टिकट, सिरसा से अशोक तंवर को बनाया उम्मीदवार। 2 सांसदों के टिकट कटे। सिरसा से टिकट मिलने के बाद अशोक तंवर का बड़ा बयान। न्यूज 18 से बोले, सभी पार्टियों ने मेरा शोषण किया, धोखा दिया। बीजेपी ने पहचानी मेरी काबिलियत। करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बीजेपी उम्मीदवार बनाने पर करनाल बीजेपी कार्यालय में जश्न। सिरसा से टिकट मिलने पर झूम उठे अशोक तंवर के समर्थक। मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सिंह सैनी का आज पहला दिल्ली दौरा। पार्टी आला कमान से करेंगे मुलाकात। कैबिनेट विस्तार समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। सियासी गहमागहमी से दूर चाय की चुस्कियों का मजा लेते नजर आए अनिल विज। गठबंधन पर सवाल पूछा तो गुनगुनाया, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी गीत। आज दिल्ली में किसानों की महापंचायत। सुबह से ही रामलीला मैदान में जुटने लगे किसान। एसकेएम के आह्वान पर हरियाणा, पंजाब समेत देश भर से किसान पहुंच रहे हैं। गठबंधन टूटने के बाद अब है चौटाला ने जेजेपी पर साधा निशाना। कहा, इनेलो का वोट लेकर बनी थी जेजेपी, इस बार 17% से 0.7% वोट पर आएगी। सीएए पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दो टूक। बोले, ये कानून कभी भी वापस नहीं होगा। विरोधियों पर झूठ की राजनीति करने का लगाया आरोप। कहा, बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या मुसलमानों की क्यों नहीं करते बात। आज बीजेपी में शामिल होंगी कांग्रेस सांसद परनीत कौर। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में होंगी। बीजेपी का थामेंगी दामन। पहले से ही बीजेपी में हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। नमस्कार, हरियाणा प्राइम टाइम में आपका सभी का स्वागत है। मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली दौरे पर हैं सीएम नायब सिंह सैनी। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका पहला दिल्ली दौरा है। पार्टी आला कमान से मुलाकात करेंगे। कैबिनेट विस्तार समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा संभव है। आपको बता दें कि 12 मार्च को पूर्व सीएम मनोहर लाल ने अपना इस्तीफा दिया था और पूरे मंत्रिमंडल ने भी इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद जो नए मुख्यमंत्री बने थे वो थे नायब सिंह सैनी। और आज नायब सिंह सैनी पहली बार दिल्ली जाएंगे। वहां पर 5 विधायकों ने 12 तारीख को शपथ भी ली थी और आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। हालांकि वो पीएम से मुलाकात कर चुके हैं, तो देखना होगा कि पार्टी आला कमान से जो मुलाकात हुई है, जो पीएम से मुलाकात की है, उसके बाद क्या कुछ बाहर निकला है। हालांकि 5 विधायकों ने पहले ही शपथ ले ली है, लेकिन ये हो सकता है कि विस्तार पर जो है, कैबिनेट विस्तार पर चर्चा की जाए। जी, हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। तो रवि, आपसे जानना चाहेंगे कि पहला दौरा है ये नायब सिंह सैनी का और पीएम मोदी से मुलाकात हो चुकी है, क्या कुछ बाहर आया है अभी तक? बिल्कुल, देखिए, अपने दर्शकों को बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचे हैं बतौर मुख्यमंत्री। ये पहली मुलाकात है उनकी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। आपको बता दूं कि इस वक्त हम मौजूद हैं लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री के निवास स्थान के ठीक सामने, जहां पर अभी अभी नायब सिंह सैनी मुलाकात कर बाहर निकले हैं और रवाना हुए हैं हरियाणा भवन की ओर। आज बता दूं कि ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होगी। वहीं बात करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होनी है, अमित शाह गृह मंत्री से मुलाकात होनी है। तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, मगर वही ये मुलाकात एक शिष्टाचार मुलाकात भी है, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री बनने के बाद
अपने शीर्ष नेतृत्व से एक शिष्टाचार मुलाकात करनी होती है, जिसके तहत ये मुलाकात होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा कैबिनेट का विस्तार, मंत्री जो बनाए गए हैं उनका पोर्टफोलियो, कौन सा उन्हें विभाग देना है, इसके अलावा आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी, तमाम चीज़ों पर बिंदुवार तरीके से बातचीत यहाँ पर संभव नजर आ रही है। जी रवि, तो 6 सीटों पर तो लिस्ट जारी कर चुकी है बीजेपी, बाकी जो सीटें बचती है क्या आपको लगता है उन पर भी विचार हो सकता है आज जो मुलाकात होगी? जी बिल्कुल, देखिए संभव है, तमाम सीटों पर बातचीत हो रही है, क्योंकि अभी भी कई सीट हैं जो कि बीजेपी ने अभी नहीं खोले हैं, तो उन कार्ड्स को अभी खोलना बाकी है। उन पर कौन से उम्मीदवार तय किए जाएंगे, क्योंकि हमने देखा कि सुनीता दुग्गल का नाम कट गया था, तो सुनीता दुग्गल के अलावा और कौन से नाम है, वो कौन से चेहरे हैं जिनको दोबारा जगह नहीं मिलती है माफ़ कीजिएगा। तो कई ऐसे संभावनाएं हैं, चीज़ों पर बातचीत होनी है कि कौन से उम्मीदवार तय किए जाएंगे इस बार लोकसभा में, क्योंकि तमाम चीजों पर बातचीत चल रही है लोकसभा की। ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सिंह सैनी का ये पहला दौरा, पीएम मोदी से मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि ये शिष्टाचार मुलाकात भी है, लेकिन इसी के साथ साथ कैबिनेट विस्तार के लेकर भी चर्चा की जा सकती है, और जो बाकी सीटें बच चुकी हैं 6 के अलावा, उन पर भी यहाँ पर चर्चा की जा सकती है। अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। आज दिल्ली में किसानों की महापंचायत है। रामलीला मैदान में किसान संगठन जुट रहे हैं। आपको बता दें कि देश भर से 400 से ज्यादा किसान संगठन हिस्सा लेंगे। एसकेएम के आह्वान पर यह महापंचायत बुलाई गई है। किसान आंदोलन को लेकर भी बड़ा फैसला यहां पर किया जा सकता है। तो किसानों की महापंचायत है, देश भर से 400 से अधिक किसान संगठन यहां पहुंच सकते हैं, और किसान आंदोलन को लेकर भी यहां पर बड़ा फैसला किया जा सकता है। तो 4 बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कुछ भी किसानों को लेकर साफ नहीं हो पाया है। तो इसी को लेकर किसान आज महापंचायत करेंगे दिल्ली में। किसान आंदोलन को लेकर बड़ा फैसला यहां पर किसान कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि मिश्रा हमारे जुड़ चुके हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ हो सकता है आज की बैठक में? देखिए, साफ तौर पर एक बड़ी महापंचायत राजधानी दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में आज हो रही है। तमाम दूर दराज से, अलग अलग राज्यों से जो किसान हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आपको बता दूं, तमाम लोग, बड़ा शीर्ष नेतृत्व भी किसान संगठन के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और आज इस महापंचायत में जिस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी, रूपरेखा बनाई जाएगी कि आने वाले समय में किस तरीके से तमाम किसानों को संयुक्त रूप से होकर फैसले लेने हैं, किस तरीके से प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाना है, तमाम चीज़ों पर यहाँ बातचीत संभव है। बता दूं आपको कि रामलीला ग्राउंड जो कि तय किया गया था, जहाँ पर ये प्रोटेस्ट, यहाँ पर ये महापंचायत हो रही है, वहाँ पे काफ़ी समस्याएं किसानों को देखने को मिल रही है। सीवरेज का पानी वहाँ पे छोड़ दिया गया है, किसान असमर्थ है वहाँ बैठने में। तो दिल्ली पुलिस ने जो जगह दी गई है रामलीला ग्राउंड, इसके अलावा किसान जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ पर बैठने से किसानों को रोका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक नाराजगी भी किसानों के बीच में देखने को मिल रही है, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि जहाँ उन्हें बैठना था वहाँ पे काफ़ी समस्या है, पानी छोड़ दिया गया है सीवरेज का, तो ऐसे में किसान कहाँ बैठेंगे। और इस महापंचायत के तहत तमाम मुद्दे जो बीते दिनों लोग केंद्र सरकार के सामने उठाए गए हैं, तमाम चीज़ों पर यहाँ पर आज बातचीत होगी और एक नया रोड मैप यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। जी रवि, सीवरेज का पानी छोड़ दिया गया है जहाँ किसानों को बैठना है, तो माहौल अभी कैसा है? क्या नाराजगी है किसानों में? बिल्कुल, देखिए किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि किसान जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं कि हमें यहाँ पर प्रोटेस्ट करना था, हम यहाँ पर बैठने आए थे, हमें जिस तरीके से रोका जा रहा है ये एक साजिश है। जिस तरीके से सीवरेज का लाइन काट कर यहाँ पानी यहाँ छोड़ दिया गया है, और पानी के कारण जो किसान है वहाँ पर बैठने में असमर्थ हैं, वहाँ खड़े नहीं हो सकते। ऐसे में इस तरीके से महापंचायत का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, उसको किस तरीके से सिरे चढ़ाया जाएगा, किस तरीके से इसको सार्थक बनाया जाएगा। किसान आसपास की जगहों पर खड़े हैं और प्रशासन वो चाह रहे हैं कि
किसान अंदर आ जाएं, जी क्योंकि किसानों के लिए ये जगह सुनिश्चित की गई है। रामलीला ग्राउंड, इससे बाहर खड़े होने की परमिशन नहीं है। जी शुक्रिया रवि, ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर यह महापंचायत बुलाई गई है। देश भर से 400 से अधिक संगठन इसमें हिस्सा ले रहे हैं और आज किसानों की दिल्ली में महापंचायत है। कोई बड़ा फैसला किसान आंदोलन को लेकर यहां पर हो सकता है। लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी और हरियाणा की सियासी उठापटक के बीच पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक अनिल विज एक बार फिर अलग ही रंग में नजर आए। जब उनसे दुष्यंत चौटाला के गठबंधन टूटने के कारण पर सवाल किया तो विज ने बेफिक्री में जवाब दिया। आज भी विज की सुबह वैसी ही दिखी जैसी अमूमन होती है। विज अपने साथियों के साथ चाय की चुस्कियां लेते और गीत गुनगुनाते नजर आए। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। तो ये थे अनिल विज। और वहीं सिरसा से टिकट मिलने के बाद अशोक तंवर का बड़ा बयान सामने आया है। न्यूज 18 से अशोक तंवर ने कहा है कि सभी पार्टियों ने मेरा शोषण किया, मुझे धोखा दिया, लेकिन बीजेपी ने मेरी काबिलियत को पहचाना है। ये अशोक तंवर ने कहा है और उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियों का कोई वजूद नहीं है। ये तैयारियां कर रहे हैं कितने लाख से इन्हें हराना है इस चीज की। तो ये अशोक तंवर का बड़ा बयान सामने आया जहां उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी ने मेरी काबिलियत को पहचाना है। आपको बता दें कि अशोक तंवर ने अभी कुछ हाल ही फिलहाल में बीजेपी ज्वाइन की थी और अब बीजेपी की तरफ से जब दूसरी लिस्ट जारी की गई तो उन्हें सिरसा से चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो बीजेपी की तारीफ करते हुए अशोक तंवर नजर आए हैं। तरह से देखते हैं, क्योंकि आपका सफर जो रहा है लगातार, पहले कांग्रेस, फिर आम आदमी पार्टी और अब धोखा देते रहे लोग मेरे को, सारे लोग धोखा देते रहे, मेरे को भी देते रहे। हमारे हजारों लाखों साथी पूरे हिंदुस्तान में भी ऐसे ही हैं, हरियाणा के अंदर हैं, जो संघर्ष करते हैं पार्टियों के लिए। पार्टी उनको गाजर मूली की तरह समझती है, कीड़े मकोड़े की तरह समझती है, मजदूरी करवाती है, उनका शोषण करती है। और दूसरी तरफ मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो कार्यकर्ता आधारित है, जहां कार्यकर्ता संघर्ष के बल पर अपनी क्षमता के आधार पर, अपने समर्पण और विचारधारा के समर्पण के आधार पर वो आगे बढ़ता है। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया। नरेंद्र मोदी जी का मैं आभारी हूं, आदरणीय नड्डा जी का, अमित शाह जी का, मनोहर लाल जी का, नायब सैनी जी का, विप्लव देव जी का, तमाम उन कार्यकर्ताओं का और सिरसा की जनता का जिन्होंने अपना विश्वास मेरे पे जताया एक बार फिर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सारे सर्वे करवाती है, सबसे फीडबैक लेती है, एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता की अहम भूमिका होती है। यहाँ ये नहीं है कि ये मेरा उम्मीदवार है, ये गधा है, घोड़ा है, इसको उम्मीदवार बना दो, ये ऐसा नहीं है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा फैसला पार्टी ने लिया। वहीं बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। राजनेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला ने गठबंधन टूटने के कारण का खुलासा किया तो सियासी विरोधियों ने भी उन पर पलटवार किया। आज से 6 वर्ष पहले भी बड़ी विपरीत परिस्थितियां थी। हमें घर से, पार्टी से पूरी तौर पर निष्कासित कर दिया गया था। मैंने जींद की पावन धरा पर उन साथियों से कहा था कि भाई ये झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, फंड भी आपका, पार्टी भी आपकी, विधायक भी आपके, 23% वोट भी आपके। आप बराए मेहरबानी करके इन्हें संभाल करके रखना। हम तो चौधरी देवीलाल की नीतियों को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, अपना नया घर बसाने का काम करेंगे।
जब मैं नड्डा जी से मिलके आया और आकर मैंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा करी कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जाके रोहतक से चुनाव लड़ ले। पता है चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने मुझे क्या कहा कि दोबारा जा और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मेरी तरफ से कह दे, बोल दी 5100 पेंशन कर दो, हम एक भी सीट केंद्र की हरियाणा। सरकार को ये बात समझ में आई, मेरे ख्याल उनके पास ये रिपोर्ट गई कि अगर ये इसी तरह से सरकार चलती रही तो फिर भारतीय जनता पार्टी, जहां जेजेपी तो खत्म ही हो जाएगी, भाई भारतीय जनता पार्टी का भी नामो निशान मिटेगा इस प्रदेश से। आज प्रदेश में लोगों ने एक फैसला कर रखा है कि हम लोकसभा और विधानसभा दोनों में इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। इसलिए इन्होंने ये फैसला लेकर के चेहरे बदलने का काम किया। चेहरा बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो 4.5 साल लोगों ने भुगते हैं उसको लोग भूल नहीं पाएंगे। सत्ता को छुपाने के लिए ये प्रयास है, लेकिन दोबारा लोगों की आग में धूल झोंकने का भी प्रयास है। जैसे पहले किया हमने इसमें, और उस समय भी हमने कहा था, और आज से 1 महीना पहले शायद यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कहीं मैंने कहा था कि एक और समझौता होगा इनका गठबंधन तोड़ने का। और वो आप देखना, पहले कर चुके समझौता लोगों को गुमराह करने के लिए, लेकिन लोग समझ चुके कि ये 36 अपराधी मन बना चुके हैं कि आने वाली सरकार हरियाणा में